नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नई अपडेट के साथ मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका शर्मालॉजी में। अपने घर का सपना सभी का होता है। इसके लिए लोग ना सिर्फ लंबे समय तक बचत करते हैं बल्कि कुछ तो बैंकों से होम लोन तक लेते हैं। लेकिन होम लोन लेने से लंबे समय तक की ईएमआई की जिम्मेदारी भी हो जाती है। ऐसे में अगर होम लोन को लेकर लिए जाने वाले फैसले में कोई गलती हुई तो ये ना सिर्फ ज़्यादा होम लोन पाने के अवसर को कम करता है बल्कि ये आपके फ्यूचर के रीपेमेंट्स को इफेक्ट भी करता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको ज़रूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। इस अपडेट में आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में जानकारी मिलेगी जिससे होम लोन अप्लाई करते समय आपको बचना चाहिए। इन गलतियों में सबसे पहले आता है डाउन पेमेंट की कम राशि। आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक लोन देने वाली कंपनी होम लोन राशि के आधार पर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू के 75 से 90% तक की राशि फाइनेंस कर सकते हैं। लेकिन इस पर लास्ट डिसीजन लोन अप्लाई करने वाले के क्रेडिट रिस्क को चेक करने के बाद ही लिया जाता है। यहाँ पर 75 से 90% राशि तो आपको लोन से मिल गई, लेकिन फाइनेंस के बाद जो बाकी बचे 10 से 25% के जो पैसे हैं वो कर्ज लेने वाले को किसी दूसरे सोर्स से जुटाकर डाउन पेमेंट या मार्जिन कंट्रीब्यूशन के रूप में चुकानी होती है। इसलिए होम लोन आवेदक को लोन मंजूर होने की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू का कम से कम 10 से 25% पहले ही जुटा कर रखना चाहिए। डाउन पेमेंट जितना अधिक होगा, लोन देने वाले के लिए क्रेडिट रिस्क उतना ही कम होगा और लोन आवेदन मंजूर होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। और इतना ही नहीं, इसके अलावा आवेदक को ब्याज दरों में भी इससे कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन एक बात, या यूं कह लीजिए कि आवेदक को जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि डाउन पेमेंट बढ़ाने के लिए इमरजेंसी फंड या अपने फाइनेंशियल गोल के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट से छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये तो था पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में आता है क्रेडिट स्कोर का रिव्यू ना करना। लोन एप्लीकेशन की कैलकुलेशन करते समय लोन देने वाली कंपनी या बैंक आपके क्रेडिट स्कोर पर भी गौर करती है। जिन आवेदकों का क्रेडिट स्कोर 750 से ज़्यादा होता है उनके होम लोन एप्लीकेशन के मंजूर होने की संभावना ज़्यादा होती है और ब्याज दरों में राहत मिलने की भी। इसलिए किसी भी लोन के लिए अप्लाई करने से पहले ही रेगुलर बेस पर लोन अप्लाई करने वाले को अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते रहना चाहिए। इससे उन्हें अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। इसके बाद अगला और तीसरा पॉइंट है कि आवेदक के द्वारा लोन देने वाली कंपनियों के होम लोन ऑफर की तुलना न करना। लोन आवेदक की क्रेडिट प्रोफाइल के मुताबिक होम लोन की ब्याज दर, प्रोसेसिंग चार्जेस, रीपेमेंट टेन्योर, लोन अमाउंट और LTV रेशियो अलग अलग लोन देने वाली कंपनी के आधार पर अलग अलग हो सकती है। ऐसे में लोन के लिए आवेदन करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी द्वारा ऑफर किए जाने वाले होम लोन ऑफर्स की तुलना जरूर कर लेनी चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आवेदक को यानी लोन अप्लाई करने वाले को सबसे पहले उस बैंक या कंपनी से कांटेक्ट करना चाहिए जिसके वह ग्राहक हैं, यानी जिस बैंक में उनका खाता है। इसके बाद ऑनलाइन फाइनेंशियल मार्केट प्लेस पर जाकर अलग अलग कंपनी के ऑफर किए जाने वाले इंटरेस्ट रेट और लोन फीचर से कंपैरिजन करना चाहिए। जो कंपनी पर्याप्त लोन राशि और ऑप्टिमल लोन टेन्योर के लिए कम से कम ब्याज दरों पर ब्याज ले रहा है उसके पास लोन आवेदन सबमिट कर देना चाहिए। इसके अलावा चौथा पॉइंट है ईएमआई अफोर्डेबिलिटी ना देखना। किसी आवेदक के लोन आवेदन की जांच करते समय लोन देने वाली कंपनी या बैंक उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी को भी ध्यान में रखता है। कंपनी हमेशा उन्हें लोन देना प्रेफर करता है जिनकी कुल ईएमआई देनदारी उनके मासिक आय की 50 से 60% हो। मासिक आय के 60% से अधिक ईएमआई देनदारी होने पर होम लोन आवेदन के मंजूर होने की संभावना कम हो जाती है। चलिए इसे थोड़ा सिंपल शब्दों में समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लोन के लिए अप्लाई करना है तो उसकी कमाई से जो उसकी हर महीने सैलरी आती है उसमें से अगर लोन की ईएमआई में अगर उसकी सैलरी का 50 से 60% जा रहा है तो लोन मिलने के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि घर के अन्य खर्च के लिए भी पैसे की जरूरत जरूर पड़ती है। इसलिए होम लोन के लिए आवेदन करने से पहले अगर कोई लोन पहले से मौजूद है तो उस लोन को चुकता कर लेना चाहिए ताकि कुल ईएमआई देनदारी 50 से 60% की सीमा को पार ना कर सके। होम लोन आवेदकों को ऑनलाइन होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर्स के जरिए
ऑप्टिमम ईएमआई को कैलकुलेट भी करना चाहिए। इससे फ्यूचर में डिफॉल्टर होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अब चलते हैं पांचवें और आखिरी पॉइंट पर, जो है इमरजेंसी फंड में होम लोन ईएमआई को ना रखना। नौकरी चले जाने, बीमारी, विकलांगता जैसे कई ऐसे फैक्टर हैं जिनके चलते किसी भी समय आपकी आमदनी खत्म हो सकती है और ये लोन रीपेमेंट कैपेसिटी को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। होम लोन ईएमआई चुकता न कर पाने की स्थिति में भारी जुर्माना भी लग सकता है और यह क्रेडिट स्कोर को कम भी कर सकता है। इसके अलावा होम लोन की ईएमआई को अगर आपने अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट से चुकाया तो फ्यूचर में आपके फ्यूचर गोल बिगड़ सकते हैं। ऐसे में इमरजेंसी फंड के तौर पर कम से कम 6 महीने की ईएमआई का भी इंतजाम पहले से कर लेना अच्छा रहता है। तो इसी के साथ आज की इस अपडेट को यहीं खत्म करते हैं। इस अपडेट को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद और इसी तरह की और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई अपडेट चैनल पर अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।